Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the second part of the liver pathology. ठीक है, अब जो डिज़ीज़ है दैट्स दी वायरल हेपेटाइटिस. ठीक है, मतलब कि किसी वायरस की वजह से हमारे पास लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरेन्काइमा ऑफ लिवर. ठीक है, एंड यूजुअली बिकॉज ऑफ वायरसेस. कौन से वायरस है? एक हेपेटाइटिस वायरस है, एक एप्स्टेन बायर वायरस है और एक साइटोमेगैलो वायरस है. ठीक है, 3 वायरसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर पेरेन्काइमा होता है. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हेपेटाइटिस जो होता है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस होता है. ठीक है, तो एक्यूट जो अगर है वो अगर 6 मंथ से ज़्यादा लास्ट कर जाता है ना, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक्यूट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्यूट में क्या होता है कि एक्यूट में हमें मेनली जो है वो इन्फ्लेमेशन तो होगी पेरेन्काइमा की. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जब मेनली कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्यों ज़्यादा होता है? कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इसलिए ज़्यादा होता है कि जो हमारे पास ये जो बिलियरी ट्री होता है ना, बाइल डक्ट्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई स्टोन हो जाता है, कोई कार्सिनोमा वगैरह हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँचता. और इंटेस्टाइन तक जब वो नहीं पहुँचता तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन तो वाटर सॉल्युबल है, तो वो इजीली ब्लड तक पहुँच जाता है और ब्लड से वो किडनी तक पहुँचेगा और किडनी तक पहुँचने के बाद वो आपकी यूरिन को डार्क कलर देगा. ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन. ठीक है, इसके अलावा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी. ठीक है, या हमारे पास लिवर में कोई और प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में फीवर नज़र आता है, मिलेज क्या होता है? वीकनेस होती है बंदे की. ठीक है, वीकनेस होता है, अनईज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा उसमें वॉमिटिंग वगैरह होती है. ठीक है, नोजिया वगैरह होता है. और हाँ, एक्यूट में हमारे पास ALT का लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ALT. अच्छा, अब ALT का लेवल ज़्यादा हो जाता है मोर देन AST. ठीक है, अब ALT जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली जब कोई भी लिवर का में कोई डैमेज हो या कोई इंजरी वगैरह हो ना, तो मेनली आपका जो एंजाइम का लेवल, वो एंजाइम जो ज़्यादा होता है दैट्स द ALT. ठीक है, अच्छा, सिरोसिस हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए. ठीक है, और अगर लिवर के अलावा, लिवर में भी मसला है, मेनली लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में मसला है. ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी मसला है. ठीक है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी वगैरह हो गया. ठीक है, अगर उसमें मसला है तो तब हमारे पास AST का लेवल ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो इसमें ALT का लेवल ज़्यादा होता है, जिसको आप SGPT भी कहते हो. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारे पास देखो, सबसे पहले हेपेटिक लोब्यूल जो होता है, मतलब ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है. लोब्यूल में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है. ये जो पोर्टल ट्रायड है ना, जिसको आप पोर्टल ट्रैक भी कहते हो, तो इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन और डैमेज होती है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनकी हमारे पास एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस वगैरह होती है. ठीक है, अच्छा, और ये जो है इसमें एंजाइम्स ALT का लेवल ज़्यादा होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो लेस देन 6 मंथ्स होते हैं एक्यूट के. ठीक है, क्रोनिक में क्या होता है? क्रोनिक के सिम्टम्स जो होते हैं वो 6 मंथ्स से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक में सिरोसिस भी नज़र आ सकती है. ठीक है, एंड देयर्स मोर कॉमनली जो क्रोनिक है ना, उसमें हमारे पास पोर्टल ट्रैक जो होता है वो मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास डिफरेंट वायरसेस ना. हम लोगों ने तो सबसे 3 वायरसेस की टाइप्स हम लोगों ने कर लिए, साइटोमेगैले, एप्स्टेन बायर और हेपेटाइटिस वायरस. ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं ना, तो अब हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हम लोग कर लेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए. हमें हेपेटाइटिस वायरसेस की तो टाइप पता है ना, A से लेकर E तक है. ठीक है, ABCDE. ठीक है, अब A और E जो होता है ना, ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है. ठीक है, और A जो होता है ये मेनली जो है जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि वो गंदा खाना, गंदा पानी वगैरह पी रहे होते हैं, गंदे गिलासों में पी रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, और जो ई होता है ना, वो मेनली आपका उसकी वजह से होता है, ये
कंटामिनेटेड फूड या अनकुक्ड फूड वगैरह की वजह से ई होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ना, ये कभी भी आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करते, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसके प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो हमारे पास एंटीबॉडी नज़र आती है ना, वो IgM होता है, ठीक है। और जब हमारे पास ठीक होने लग जाता है ना टिश्यू, ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है दैट्स दी IgG एंड दैट्स प्रोटेक्टिव, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए जो होता है उसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी वो है, वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशंस वगैरह हैं, लेकिन ई के लिए नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है। अब उसमें अगर उसको हेपेटाइटिस ई ने अटैक कर दिया ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास उसमें फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होगा। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस क्या होता है कि हमारे पास जो लिवर होता है ना, लिवर का फेलियर हो जाता है और नेक्रोसिस वगैरह होती है, ठीक है, लिवर मैसिव नेक्रोसिस, ठीक है। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी पे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, ये मेनली किधर से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि नीडल प्रिक्स लग जाएं, ठीक है, या तो आप ओवर यूज़ कर रहे हो ये जो IV इंजेक्शंस होते हैं, या तो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स है लेकिन अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स था, या तो आपकी पेरेंटल चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, लेकिन क्रोनिक भी कॉज कर सकता है, लेकिन क्रोनिक जो है बहुत कम 20% केसेस में सिर्फ कॉज करता है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये इसके हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस जब वो लिवर को अटैक कर देता है, एक्यूट स्टेज होता है। फिर इसके बाद हमारे पास विंडो पीरियड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास रिजॉल्व स्टेज होता है, ठीक है। फिर क्रोनिक होता है और इम्यूनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक्यूट कर लेते हैं। तो एक्यूट में हमारे पास ये आप लोगों ने हेडिंग्स याद रखनी है। एक हमारे पास है हेपेटाइटिस बी एंटीजन, ठीक है। फिर हमारे पास है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन एंड HBV DNA, ठीक है। फिर हमारे पास है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी, और एक हमारे पास है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन था, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास इन्वेलप एंटीजन है और ये हमारे पास कोर एंटीबॉडी है, ठीक है। तो एक्यूट में हमारे पास जो है वो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, और क्रोनिक में भी प्रेजेंट होता है, और बाकी किसी में भी नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद जो इन्वेलप होता है ना, ये भी एक्यूट और क्रोनिक में होता है और बाकियों में नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्यूट है, तो उसमें हमारे पास जो कोर एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है। विंडो पीरियड में भी IgM होती है। विंडो पीरियड में बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। रिजॉल्व में IgG होती है और क्रोनिक में भी IgG होती है, ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन में नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप HBS एंटीबॉडी की बात करते हो ना, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, तो एक्यूट की नहीं होती, क्रोनिक की विंडो पीरियड की भी नहीं होती, और रिजॉल्व की जो है वो IgG है, क्रोनिक की भी नहीं होती, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में IgG प्रोटेक्टिव है, ठीक है। ये हो गया, ये इजीली है, बस इसको 1-2 बार कर लेना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास एंड हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस भी नहीं होती और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस भी नहीं होती और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ भी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। ये वो पीरियड ऑफ इन्फेक्शन होता है जिसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस और सरफेस एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ठीक है, सीरम में, ठीक है। तो उसको आप विंडो पीरियड कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिरोसिस की तरफ आते हैं। नहीं वेट, उसमें सिर्फ ये 2 वो रह गए। सबसे पहले हेपेटाइटिस सी रह गया और फिर हेपेटाइटिस डी रह गया, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की दोनों ट्रांसमिशन की सेम है, ठीक है। मतलब अगर आप अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स है, या तो आपकी IV ड्रग अब्यूज़ वगैरह, सेक्सुअल वो हो गया, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो गई, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी जिसको हो जाता है ना, तो उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस सी की वजह से RNA का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब वो ट्रीटमेंट उसकी शुरू हो जाती है और बंदा ठीक होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि RNA का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो होता है ना, ये हेपेटाइटिस बी की वजह से उसके साथ होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे को हेपेटाइटिस बी है ना, तो उसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन के ज़रिए उसको हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है, ठीक है। और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।